वेलकम एवरीवन। आई एम सी उर्वशी अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीएपीडिया। आज का हमारा टॉपिक है एसे 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। आज का जो टॉपिक है एसे 315, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है एग्जामिनर्स का। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है एज पर ऐसे 315? टू एसेस, टू आइडेंटिफाई एंड एसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। रिस्क को पहचानना और उसे इवेल्युएट करना एट असर्शन लेवल एंड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। दोनों लेवल्स पर रिस्क को एसेस करना, वेदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स फ्रॉड की वजह से हो या एरर की वजह से हो, and to understand entity environment including internal controls। इंटरनल कंट्रोल्स की एक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे और जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहे हैं उसके एनवायरनमेंट की एक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। ये एक ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का। इसी को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे ऐसे में। असर्शन लेवल पे रिस्क कैसे आइडेंटिफाई और एसेस करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर कैसे करेंगे, एंटिटी का एनवायरनमेंट कैसे उसको अंडरस्टैंडिंग एक लेंगे, एंड इंटरनल कंट्रोल्स के कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। आगे इसमें प्रोसेस भी आएगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये प्रोसीजर्स होते हैं। क्या प्रोसीजर्स हम लगाएंगे रिस्क को एसेस करने के लिए? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड टू अचीव अबव ऑब्जेक्टिव। ऊपर ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको अचीव करने के लिए जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स हम लगाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। अगर आरएपी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की डेफिनेशन आती है तो इसको यहीं से कनेक्ट कर लेंगे। ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स एट असर्शन लेवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड अंडरस्टैंड एंटिटी एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग आईसीज। ओके, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कहलाता है। इसके क्या कंपोनेंट्स हैं? इंक्वायरीज विद द मैनेजमेंट एंड अदर्स इन द एंटिटी। इंक्वायरी कर लेंगे मैनेजमेंट से, जो भी पूछना है या जो भी अदर एम्प्लॉयज हैं एंटिटी में, किसी से भी जो भी इंक्वायरी लेनी है वो ले लेंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं ट्रेंड एनालिसिस, जैसे कि लास्ट ईयर का करंट रेशियो क्या था, इस साल का क्या है, या लास्ट ईयर की क्या सेल्स थी, इस साल क्या है, उसको एक बार एनालाइज कर लेंगे। एंड ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, और अपना ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन क्या है वो भी लगा लेंगे। ओके, तो ये सारे ऑडिट प्रोसीजर्स हम अप्लाई करेंगे। नाउ, असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। इस पे भी अक्सर शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं। असेसमेंट ऑफ रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं। अफेक्टिंग मेनी असर्शंस, बहुत सारी असर्शंस को इफेक्ट कर रहे हैं। पर्टिकुलरली दिस रिस्क में अराइज फ्रॉम डेफिशिएंट कंट्रोल एनवायरनमेंट, जहां पर कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक होता है, पर्टिकुलरली रिस्क वहीं पर होता है। ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीज में इंक्लूड, देखिए एग्जाम्पल दे रखा है इसमें कि ऑडिटर जब अंडरस्टैंडिंग ले रहा है इंटरनल कंट्रोल्स की, तो उसको ऐसा लगा कंसर्न्स अबाउट मैनेजमेंट इंटीग्रिटी की मैनेजमेंट उतना ऑनेस्ट नहीं है। रिस्क ऑफ मैनेजमेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, रिस्क है मैनेजमेंट मिस रिप्रेजेंटेशन का। ऑडिट कैन नॉट कंडक्टेड, ऑडिटर ने ये कंक्लूड किया कि यहाँ पर ऑडिट नहीं किया जा सकता। या फिर रिलायबिलिटी ऑन एंटिटीज रिकॉर्ड्स, रिलायबल नहीं है एंटिटी के रिकॉर्ड्स। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नॉट अवेलेबल फॉर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, ऑडिटर ने ये कंक्लूड किया कि यहाँ पे ऑडिट एविडेंस शायद अवेलेबल नहीं हो पाएंगे जिससे कि एक अनक्वालिफाइड रिपोर्ट बन पाए। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का एज अ होल रिस्क है। कभी भी शॉर्ट नोट आता है इसको एज इट इज लिख देंगे। ओके, असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स एट असर्शन लेवल। असर्शन लेवल के रिस्क क्या होते हैं? फॉर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स, ये पर्टिकुलरली किसी ट्रांजेक्शन में, किसी अकाउंट बैलेंस में या किसी डिस्क्लोजर में होता है। इसमें भी ये पूछ लिया जाता है, असर्शंस को डिटेल में आइडेंटिफाई करना है। असर्शंस इवेल्युएटेड,
असर्शंस इवेल्युएटेड अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। इसका एक कीवर्ड है एटीपी। अकाउंट बैलेंसेस के लिए आया ए, अकाउंट बैलेंसेस एट ईयर एंड। टी फॉर ट्रांजेक्शंस अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। पी फॉर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स। इसको अभी डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ जो अभी हमने एटीपी पढ़ा असर्शंस को, एटीपी को हमने यहाँ पे कीवर्ड दिया है सर्व कोका कोला। अकाउंट बैलेंस के लिए आया है सर्व, ट्रांजेक्शंस के लिए आया है कोका एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स के लिए आया है कोला। ओके, देख लेते हैं एक बार। शोइंग एलोकेशन एडजस्टमेंट्स अप्रोप्रिएटली ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज है उनके एलोकेशन एडजस्टमेंट्स को अप्रोप्रिएटली शो किया गया है कि नहीं। असेट्स एंड लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट एग्जिस्ट। जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट में शो किए हैं वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। राइट्स शोन एज एसेट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज लायबिलिटीज। इजीली समझ आ रहा होगा, बहुत इजी लैंग्वेज है। राइट्स को एसेट्स में दिखाएंगे एंड ऑब्लिगेशंस को लायबिलिटीज में। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी एट अप्रोप्रिएट अमाउंट्स। वैल्यूएशन ठीक होना चाहिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। एंटायरनेस, assets and liabilities should be recorded completely या entirely, पूरी तरह से रिकॉर्ड होने चाहिए। तो SERVE ये हो गया सर, इससे याद रहेगा अकाउंट बैलेंसेस एट ईयर एंड के अंदर क्या पॉइंट्स हैं। नाउ टी ट्रांजेक्शंस, कंप्लीटली रिकॉर्डेड, पूरी तरह से रिकॉर्ड होनी चाहिए। रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस शुड हैव अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो भी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस हैं वो साल में अकर होनी चाहिए। प्रॉपरली क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन ठीक होना चाहिए रिवेन्यू एंड कैपिटल में। एक्यूरेटली रिकॉर्डेड, बिल्कुल ठीक तरह से रिकॉर्ड होनी चाहिए। COCA, कोका बन गया। ओके, नाउ लास्ट इज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स। कंप्लीट डिस्क्लोजर्स होने चाहिए। डिस्क्लोज ट्रांजेक्शंस हैव अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, अकर होना चाहिए साल में वो। ल्यूसिडनेस, क्लियरली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। ल्यूसिड का मतलब ही ये होता है क्लियरली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए जो भी प्रेजेंटेशन हो। एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना चाहिए। डिस्क्लोज्ड फेयरली एंड एट अप्रोप्रिएट अमाउंट्स। ओके, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए बोला गया है प्रेजेंटेशन। ओके, इजीली समझ आ गया होगा, इससे याद भी बहुत आसानी से हो जाएगा। कभी भी असर्शंस इवेल्युएटेड आते हैं कि असर्शंस में क्या क्या आता है, आप इसको ऐसे ही डिटेल में लिख सकते हैं। ओके, नाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एनवायरनमेंट, या इसको बोलेंगे बिजनेस नॉलेज। बिजनेस नॉलेज के नाम से भी इस पे क्वेश्चन आ जाता है। अभी हमने असर्शन लेवल कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल कर लिया, अब आ जाता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एनवायरनमेंट। इसका कीवर्ड है नैरो। ओके, नैरो अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे अंडरस्टैंडिंग लेंगे एक एंटिटी के एनवायरनमेंट की? नेचर, सबसे पहले उसका नेचर समझ लेंगे, किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, ओनरशिप क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन में, एंटिटीज स्ट्रक्चर क्या है एंड हाउ इट इज फाइनेंस्ड, कैसे फाइनेंस हो रही है। ठीक है, नेचर चेक कर लेंगे। A for accounting policies, selection and application of accounting policies, किस तरह की accounting policies लगी हैं, प्लस changes अगर कोई है तो। R for review of financial performance, उसकी financial performance का review कर लेंगे एक बार। Related business risk, जो related business risk है, economic risk अगर कोई है उस business से related, वो check कर लेंगे। Objective and strategies, उस organization का क्या objective है, क्या strategies हैं। एंड W फॉर वॉच इंडस्ट्री रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, इनको भी एक बार देख लेंगे, इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड कोई अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं तो। ओके, बहुत इजीली याद हो गया होगा नैरो से, ये कीवर्ड याद रखेंगे, याद रहेगा आपको। नेचर, अकाउंटिंग पॉलिसीज, रिव्यू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रिलेटेड बिजनेस रिस्क एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड वॉच फॉर इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, बिजनेस नॉलेज आता है या ये आता है, दोनों में लिख सकते हैं। Now understanding of internal controls. Only those controls which are relevant for audit. जो audit के लिए relevant है, केवल उसी से मतलब है auditor को। Evaluate their design and implementation. उनकी designing और वो कैसे implement हुए इसको evaluate करना auditor का objective है। Okay? IC की definition check कर लेते हैं। IC से related एक ऐसे आया था, ऐसे 265। इसको देखने से पहले प्लीज एक बार ऐसे 265 भी देख लेना, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा लिंकिंग आएगी अब आगे, उस ऐसे से इस ऐसे में बहुत ज्यादा लिंकिंग आएगी, तो प्लीज एक बार वो वीडियो भी चेक कर लेना।
आईसी की डेफिनेशन हमने ऐसे 265 में नहीं देखी थी, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं इंटरनल कंट्रोल्स की क्या डेफिनेशन है। प्रोसेस डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन बाय मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। ऐसा प्रोसेस जो कि डिजाइन किया और इम्प्लीमेंट किया मैनेजमेंट ने और टीसीडब्ल्यूजी ने, जो एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि इस एंटिटी में रिलायबल है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंप्लायंस हो रहा है लॉज के साथ, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स है एंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस है। इन ये चारों ऑब्जेक्टिव जो है एंटिटी के, वो अचीव हो रहे हैं, इसके लिए एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ओके, इसे बोलेंगे हम इंटरनल कंट्रोल्स, जो कि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ने डिजाइन किए हैं और इम्प्लीमेंट किए हैं। ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कंपोनेंट्स क्या हैं इंटरनल कंट्रोल्स के? इसका एक कीवर्ड है पीस। इसको हम बोल सकते हैं ये पीसेस हैं इंटरनल कंट्रोल्स के। इन सबको मिलके क्या बनते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स बनते हैं। इसका कीवर्ड है पीस। पी फॉर प्रोसेस, आई फॉर इंफॉर्मेशन, ई फॉर एनवायरनमेंट, सी फॉर कंट्रोल एंड ई फॉर एग्जामिनिंग एंड मॉनिटरिंग। ओके, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, information systems, control environment, control activities and examining and monitoring। सबसे पहले आता है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। देखिए फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, यहाँ पे हम देखेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस रहता है, पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर असेस करेंगे रिस्क को एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट असर्शन लेवल, एंड कंसिडर लाइक्लीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट्स को चेक कर लेंगे। If entity's RAP is appropriate, it assists auditor in identifying RMM, risk of material misstatements। अगर एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस अच्छा है तो वो असिस्ट करता है ऑडिटर को आइडेंटिफाई करने में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये रिस्क कैसे अराइज होता है या फिर चेंज होता है, कब ये रिस्क चेंज हो सकता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जब न्यू पर्सनल हो, एम्प्लॉयज चेंज हो, नए हो, न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाए, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई नया बिजनेस मॉडल या प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए, या कोई नए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आ जाएं। इन सब के बारे में एंटिटी हैज लेस एक्सपीरियंस। अगर एंटिटी को इन सब चीजों के बारे में जब कम एक्सपीरियंस होगा तो ये रिस्क चेंज हो जाएगा या बढ़ जा सकता है, चांसेस हो सकते हैं। ओके, तो ये पूछा जाता है जब रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कब चेंज हो सकता है, उसमें ये पॉइंट्स आएंगे। इसको हम यहाँ लिंक करते चलेंगे ऐसे 265 से। ऐसे 265 में हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल्स, जो हमें मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को बताना था कि क्या डेफिशिएंसी है इन इंटरनल कंट्रोल्स में, उसको यहाँ लिंक करते चलेंगे। वहां पे कीवर्ड दिया था हमने क्राइम, तो आर से था आरएपी इनफेक्टिव या एब्सेंट, जहां पे रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इनफेक्टिव या एब्सेंट होगा। ओके, तो वही आरएपी यहाँ पे हम कंपोनेंट्स में भी पढ़ रहे हैं। ओके, लिंक करते जाएंगे साथ साथ। सेकेंड इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम से मतलब है अकाउंटिंग सिस्टम। रिजॉल्व इनकरेक्ट प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। इनकरेक्ट जो ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करने का अकाउंटिंग ऐसा होना चाहिए उसके अंदर सिस्टम। प्रोसेस एंड अकाउंट फॉर सिस्टम ओवरराइड्स, ओवरराइडिंग ना हो इसके लिए उसके अंदर सिस्टम होना चाहिए, इस तरह का प्रोसेस होना चाहिए। Ensure information required to be disclosed by applicable FRF is accumulated, recorded, processed, summarized and appropriately reported in financial statements। ये ensure करना चाहिए information जो भी applicable FRF के हिसाब से डिस्क्लोज होनी चाहिए वो अच्छी तरह से एक्यूमुलेट हो गई है और रिकॉर्ड होके प्रोसेस होके समराइज्ड हो गई है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट हो गई है। ये ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। ये कंपोनेंट हो गया इंटरनल कंट्रोल्स का। इसका हमने एक डेफिशिएंसी थी, मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्टेड बाय ऑडिटर वर नॉट प्रिवेंटेड बाय एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। जो मिस स्टेटमेंट ऑडिटर ने डिटेक्ट करें वो प्रिवेंट नहीं हो पाए एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स से। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम वीक होगा। इसको इस तरह से लिंक करते जाएंगे कि जो कंपोनेंट्स हैं आईसी के, अगर वो वीक पड़ जाएंगे, जैसे आरएपी हमने पढ़ा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस वीक होगा तो वो डेफिशिएंसी बन जाएगा हमारी। ऐसी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अगर ये वीक होगा तो ऑडिटर जो डिटेक्ट करेगा वो आईसी से डिटेक्ट नहीं हो पाए तो ये हमारी डेफिशिएंसी बन जाएगी। वैसे हमारा कंपोनेंट है। ओके, मुझे लगता है अच्छे से लिंक कर पा रहे होंगे सब लोग।
अब है कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ऐसी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जो एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हो काम करने के लिए। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, अच्छे से अपनी क्षमता के हिसाब से कमिट हो काम करने के लिए। पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी, जो टीसीडब्ल्यूजी है उसका फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, इस पे अकेले पे भी क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट कम्युनिकेट करे और एनफोर्स करे, लोगों से ओबे करवाए लॉज को, ऑनेस्टी को, एथिकल वैल्यूज को। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, अगर कहीं कभी मैनेजमेंट ने इंसेंटिव नहीं दिया है तो पर्सनल जो एम्प्लॉयज हैं वो इलीगल और डिसऑनेस्ट बिहेवियर करने लगे। ओके तो इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज के बारे में समझाना और उन्हें ओबे कराना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कम्युनिकेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का कम्युनिकेशन इज वेरी नेसेसरी। ओके ये है कंट्रोल एनवायरनमेंट। इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारी डेफिशिएंसी बन जाएगी। ओके ये हम क्राइम में ही चल रहे हैं। ई एम, जिसने 265 देखा है वो अच्छे से लिंक कर पाएंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज क्या है? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू इंश्योर मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स आर कैरीड आउट, ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो इंश्योर करते हैं कि मैनेजमेंट के डायरेक्टिव्स अच्छे से कैरीड आउट हो रहे हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस रिव्यूज मैनेजमेंट को चेक करना चाहिए, फिजिकल कंट्रोल्स चेक करना चाहिए, सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सबके ड्यूटीज अच्छे से बांट देने चाहिए। ओके इसकी डेफिशिएंसी ये थी मैनेजमेंट इनेबिलिटी टू ओवरसी, मैनेजमेंट नहीं देख पा रहा, इनेबल है। ओके तो ये हमारी डेफिशिएंसी बन जाएगी। लास्ट इज एग्जामिनिंग एंड मॉनिटरिंग, assessing effectiveness of internal controls over time, टाइम के साथ साथ उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना, एग्जामिन करना, मॉनिटर करना, एंड देन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, और एक्शंस लेना। ओके इसका लास्ट था करेक्शन, जहां पर करेक्शन हुआ हो वहां पे पता चल जाएगा कि डेफिशिएंसी थी। ओके मुझे लगता है कंपोनेंट्स ऑफ आईसीज भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे और उसकी लिंकिंग डेफिशिएंसी से भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके नाउ अब आता है रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट है, सीआईएस एनवायरनमेंट के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। इसको हम ऐसे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कि इंटरनल कंट्रोल्स को क्या रिस्क है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इसका कीवर्ड है फेल। सिस्टम फेल्योर, रिलायंस ऑन सिस्टम्स प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा, ऐसे सिस्टम्स जो इनएक्यूरेट डेटा प्रोसेस कर रहे हैं उन पे रिलायंस है हमारा, उन पे हम ट्रस्ट करके चेकिंग कर रहे हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, अनऑथराइज्ड एक्सेस है डेटा पे। इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, मैनुअल कोई भी आके चेक कर पा रहा है, मैनुअल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है। इनेबिलिटी टू एक्सेस डेटा और पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा, जहां पर डेटा तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं या डेटा का लॉस हो जा रहा है। ओके ऐसा हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम्स में, तो ये हमारे रिस्क हैं टू इंटरनल कंट्रोल्स। इसका कीवर्ड है फेल, फेलियर, एक्सेस, इंटरवेंशन एंड लॉस। अब आता है एरियाज टू बी एग्जामिन्ड इन सीआईएस एनवायरनमेंट, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ओके सीआईएस एनवायरनमेंट में हमें क्या क्या एरिया को चेक करना है, इन्हीं एरिया को चेक करेंगे। ओके जैसे अभी इंटरनल कंट्रोल्स में था, कंपोनेंट्स भी थे उसके और डेफिशिएंसी भी वैसे ही था, लिंक किया था हमने, वैसे इसको लिंक कर लेते हैं एक बार। लेकिन याद करने के लिए अलग अलग याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में लिंकिंग इतनी नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ समझने के लिए है। लर्न ऐसे ही करेंगे कीवर्ड से, ताकि अगर एरियाज टू बी एग्जामिन्ड इन सीआईएस एनवायरनमेंट आए तो ये लिख पाए, रिस्क टू आईसीज इम्पोज्ड बाय आईटीआई तो ये लिख पाए। ओके इसका कीवर्ड है पास। ऑपरेशंस इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, यहाँ पर क्या था, प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा, तो इसी को एग्जामिन कर लेंगे, चेक कर लेंगे प्रोसेसिंग ऑफ डेटा को। कंट्रोल्स ओवर एक्सेस, यहाँ पे था अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रहा है, एक्सेस चेक कर लेंगे। कंट्रोल्स ओवर एक्सेस टू स्पेसिफाइड सीआईएस यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ओके फिर था इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन था, तो फिर फिजिकल सीआईएस सिक्योरिटी चेक कर लेंगे, फिजिकल सिक्योरिटी चेक कर लेंगे। एंड यहाँ पर था कि पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा हो रहा है या हम डेटा तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को चेक कर लेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट, तो ये एरियाज को चेक कर लेंगे। सिंपल है, लिंक भी हो पा रहा है, कीवर्ड से भी याद कर लेंगे। इसका कीवर्ड है फेल, इसका है पास। पी फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ए फॉर एक्सेस, एस फॉर सॉफ्टवेयर सपोर्ट एंड एस फॉर
सिक्योरिटी। ओके, लास्ट है डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, जो भी आइडेंटिफाई किए एक्सेस करें रिस्क उन सबको डॉक्यूमेंट कर लेंगे, प्लस 260 ऐसे 260 के हिसाब से कम्युनिकेट कर देंगे TCWG को। ओके, लास्ट आता है इसमें रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। विच रिस्क आर सिग्निफिकेंट, कौन से रिस्क हैं जिनमें स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन चाहिए होता है। वेदर रिस्क ऑफ फ्रॉड, अगर फ्रॉड का रिस्क लग रहा है तो, वेदर रिस्क इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस हैं तो, या सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हैं तो, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस हैं तो, या रीसेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं तो। ओके, ये पूछा है एक अटेम्प्ट में कि कौन से रिस्क सिग्निफिकेंट है, तो ये उसका क्लैरिफिकेशन था। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। ऐसे 315 बहुत टफ लगता है बच्चों को, बहुत ही इजी वे में मैंने फ्रेम किया है, मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। प्लीज एक बार एग्जाम से पहले इसको चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।